हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीशा गार्डन। आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। आप इसके पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो वहाँ से। उसको पढ़िएगा, उसके बाद ही इसको पढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? सेल है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका, सेल। अब जानते हैं कि जो भी जीव बना है वो उसकी जो आधारभूत इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? सेल कह देते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, आधारभूत इकाई क्या कहलाता है? सेल या कोशिका कहलाता है। जो सेल है क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? छोटा कमरा। छोटा कमरा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या हो रहा है? छोटा कमरा होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि आप एक दीवार खींच रहे हैं। ठीक है, आपने एक दीवार खींचा और इसमें अलग अलग आपने ईंट लगाए। ये एक 2 ईंट हो गया, एक 3 ईंट हो गया, 4 ईंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ईंट लगा दिया। अब ये जो पूरा ईंट है, मान लीजिए कि एक पूरा शरीर है, और सॉरी ये जो पूरा चारों दीवार देख रही है पूरा एक शरीर है। कमरा जो है पूरा शरीर है। इसमें जो सिंगल ईंट लगा हो क्या बना है? इसको बोलते हैं सेल। और जो पूरा दीवार है इसको आप क्या कह सकते हैं? टिश्यू कह सकते हैं, कि तुलनात्मक रूप से आप टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट, जैसे छोटा एक जो ये इकाई हो गया इसको क्या बोलेंगे? कि सेल बोल देंगे। जैसे पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, देखिएगा तो पहले मिलेगा आपको क्या? सेल। एक हो जाएगा सेल, उसके बाद आपका हो जाएगा, सेल से मिलने से बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलने से बनेगा ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से मिलने का बनेगा ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से मिलने से बनेगा क्या? आपको बॉडी का निर्माण होता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, और इस तरीके से बॉडी का निर्माण हो रहा है। अब जो सेल है, जैसे मान के लिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक किताब है जिसमें 500 पेज हैं। ठीक है, 500 पेज अलग अलग अध्यायों में बटा हुआ है, चैप्टर में बटा हुआ है। और चैप्टर क्या है? ग्रुप में बटा हुआ है। आपको लगा ग्रुप क्या होता है? जैसे 3 चैप्टर 4 चैप्टर को मिला के एक ग्रुप कहते हैं कि ये इस खंड वाला ग्रुप है। जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है ज़्यादातर, कि ज्योमेट्री ये सब अलग अलग सेक्शंस। मान लीजिए कि एक ही किताब में सब पूरा मैथ का अलग अलग टाइप दिया हुआ है, तो उसको 3 चैप्टर को एक ग्रुप बना देते हैं, अगले 2-3 चैप्टर को एक ग्रुप बना देते हैं। इस तरीके से बना हुआ रहेगा। तो जो 500 पेज है बेसिकली क्या है? तो उस एक पेज को क्या कहेंगे? आप सेल कहेंगे। ठीक है, एक जो पेज है वो सेल है। फिर मल्टीपल पेज मिलके, एक से अधिक पेज मिलके क्या बनेगा? टिश्यू का निर्माण कर लेगा। ठीक है, जिसको आप चैप्टर कह लीजिए। ठीक है, अब टिश्यू से क्या होगा आगे? आप उस चैप्टर का एक ग्रुप बना लीजिए कि एक ग्रुप है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कि ऑर्गेन्स कह देंगे। ठीक है, कि 3-4 का ग्रुप है, और उस ऑर्गेन्स में आप कोई और एक और एग्जाम्पल ले सकते हो उसी के अंदर में, कि आप 3-4 और ग्रुप बनाए तो एक पूरा ज्योमेट्री का सेक्शन हो गया 3-4 चैप्टर को मिला के, तो वो क्या हो गया? पूरा एक ऑर्गेन सिस्टम हो गया। और अंततः पूरा जो बुक फॉर्मेट हुआ जो मैथ का, वो क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आप कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जो अभी आप लेना चाहते हैं। जैसे कोई खाना बना रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करा कि अलग अलग, जैसे खाना बना रहे हैं तो आपने अलग अलग आइटम को लिया, सब्जी के आइटम को, उसको मिक्स करा, जैसा फूड कर ये बना लिया आप। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, जो पूरा एक बॉडी खड़ा हो रहा है उसका जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जो पूरा बॉडी खड़ा हो रहा है उसके इकाई संरचना को सेल कहते हैं। आप बिल्डिंग के संदर्भ में भी देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, कि बिल्डिंग में क्या हुआ है कि एक ईंट से बना क्या? सेल बना। सेल से अलग अलग दीवार बन रहा है, तो आप इसको क्या कह देंगे? कि टिश्यू हो गया ये। ठीक है, तो ये सेल हो गया, ये टिश्यू हो गया। टिश्यू से मल्टीपल आपका क्या हुआ? एक कमरे का निर्माण हो रहा है, तो एक अंग हो गया। इस अंग से मतलब एक रूम से क्या हो रहा है? मल्टीपल रूम का निर्माण करेंगे। जैसे एक फ्लैट होता है जिसमें 2-3 रूम होता है, तो उसको आप ऑर्गेन सिस्टम कह दीजिएगा। ठीक है, और उस ऑर्गेन सिस्टम से
अंततः पूरा फ्लैट वगैरह मिला के, बाहर का हिस्सा उस्सा मिला के एक घर का तैयार कर लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि आपका ये बॉडी है हो गया। तो बॉडी का निर्माण हो गया तो पूरा क्या हो गया, घर का निर्माण हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये है, जो सेल है वो क्या है, घर का एक छोटा इकाई है। तो उसी तरीके से कोशिका क्या होता है, कोशिका सॉरी यहाँ पे ईंट तो है, जो कोशिका होता है वो जीवों का एक छोटी सी इकाई है। और उस तरीके से स्ट्रक्चर मिलते हुए बनने अंतिम प्रक्रिया में क्या निर्माण होता है, जीवों का शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। इसको क्या देते हैं, सेल। सेल क्या है, तो आधारभूत जीवन की इकाई है जीवों की। और इसका अर्थ क्या होता है, तो होता है छोटा कमरा, ठीक है। अब इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। आप कोशिका विज्ञान कहिए या फिर कोशिका विज्ञान, और इंग्लिश में आप कहिए तो सेल बायोलॉजी कहिए या फिर साइटोलॉजी कहिए, आप इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेल क्या है, सेल के बेस पे जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक को आप कह सकते हैं कि जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसको क्या कह सकते हैं, एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण क्या हुआ, एक कोशिका से हुआ। एक कोशिका का मतलब एक कोशिका, ठीक है, कि आपने ऐसा लिया, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये सेल हो गया, और इसको आप जीव भी कह रहे हैं साथ में। तो वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसको कह देते हैं कि यह क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। आपको पता है कि पहले हम लोग बांटे थे, जब आप विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे फर्स्ट वाले चैप्टर में, उसमें आप देखे थे कि क्या है कि पूरे जो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय में आपको अमीबा, पैरामीशियम ये सब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक कोशिकीय जीव है, जिसमें क्या होगा, एक कोशिका से बना हुआ होता है। वैसे जीव होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जितने भी आप जीव, जैसे हम लोग भी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। इसको कहते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय कर लीजिए यहाँ पे, और इसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर जीव, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो भी आप जीव वगैरह देखते हैं, बाकी इन सब को छोड़ के, जो ऊपर वाला देखे हैं उसको छोड़ के, बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि कोशिका की खोज किसने करा, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज करा था। और इन्होंने जो कोशिका देखा वो कहाँ देखा है, तो मृत कोशिका, सॉरी ये इन्होंने कोशिका को देखा था, तो मृत कोशिका को देखा था, मरे हुए कोशिका को देखा था। और वो भी देखा था इन्होंने क्या, बार्क में। जो आप पौधा देखते हैं, पौधा पेड़ जो होता है, पेड़ का जो कॉर्क होता है, कॉर्क का मतलब जो बाहरी हिस्सा, इसको छाल या बार्क भी कह देते हैं आप इंग्लिश में, उसमें देखा था इन्होंने। ये कुछ वैसा है, ऊपरी परत होता है। तो आप ठंडी के दिनों में जो ऊपर से पेड़ के ऊपरी वाले हिस्से से निकाल लेते हैं, तो वो वाला जो निकला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, बार्क कहलाता है, कॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने देखा था, मृत कोशिका को देखा था। ध्यान रखना है, सवाल पूछता है इससे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन उन्होंने किस प्रकार का, जीवित या मृत, मृत कोशिका, ठीक है। बाकी कोशिका का खोज भी कौन किया था, ये सब इस तरह से सवाल बन जाते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। और कहाँ देखा था, तो कॉर्क में। इन्होंने कॉर्क में, यानी बार्क कह लीजिए, कॉर्क कह लीजिए, पेड़ का जो ऊपरी सतह होता है वो कह लीजिए, तो उसमें देखा था। छोटे छोटे भाग को देखा और उन्होंने क्या नाम दिया था, तो उन्होंने नाम दिया था जिसे कोशिका या कोसा कहा था। इन्होंने क्या कहा था, कोशिका या कोसा, ठीक है। तो दोनों के लिए इंग्लिश शब्द वही है, सेल है। तो इन्होंने देखा मृत उसमें बार्क में, और एक नामकरण दिया कि कोशिका या कोसा है, ठीक है। इन्होंने अपने अध्ययन को अपनी पुस्तिका, इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और उस पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया में, इन्होंने इसकी जानकारी दी थी, किसके बारे में, कोशिका के जो देखा था इन्होंने उसके बारे में, ठीक है। आपको बता चुके हैं पहले इसका जो मीनिंग होता है, सेल क्या है, तो सेल एक ये लैटिन शब्द, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा, इस तरह आपको बता चुके हैं पहले। चलिए अगले व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में एक खोज करते हैं, और वो खोज करते हैं जीवित कोशिका का। ध्यान रखना है, मृत कोशिका का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक जो है वो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज करते हैं। और इन्होंने कहाँ खोजा था, तो तालाब के जल में खोजा था। इससे भी सवाल बन जाता है कि कहाँ पे खोजा था, तालाब के जल में खोजा था इन्होंने, इसको ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था। उसके बाद एक कोशिका सिद्धांत दिया गया, सेल थ्योरी आया। और सेल थ्योरी में ये कहा गया कि भाई जो भी जीव है, जो सभी जीव जंतु हैं, वो क्या बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। और इस पूरे को एक थ्योरी का नाम दिया गया कोशिका, ये सेल थ्योरी नाम दिया गया, कोशिका सिद्धांत कहा गया। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी जीव, पेड़ पौधे, ये सब जो भी हैं,
वो सब किससे बने हुए हैं? तो कोशिका से बने हुए हैं। और इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन व स्वान एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को देने का काम किया था। चलिए ठीक है, अगला है कि विर्चो के अनुसार कोशिका हमें आकार दे लीजिएगा, कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। एक वैज्ञानिक हुए हैं विर्चो। ठीक है, आप इनका नाम आगे भी पढ़ेंगे, जब कोशिका विभाजन पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इनका कहना है कि जो कोशिका है, जो भी बन रहा है वो क्या है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनता है। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कोशिका है, इसी से नए कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, इसी से नए कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, ये इनका कहना है। किसका? विर्चो का कहना है। इनका नाम आप एक बार और आगे पढ़ेंगे, जब आप सेल डिवीजन पढ़ रहे होंगे, कोशिका विभाजन पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकार के आधार पर कोशिका के पर कुछ नाम देख लीजिए। तो कुछ जैसे कोशिका के जो फेमस पॉइंट है उसके बारे में, कि प्रसिद्ध जो बिंदु है वो, तो कोशिका के आधार पर आकार के आधार पर कोशिका कौन कौन सा क्या होता है। तो जो पहले सबसे छोटा कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका जानी जाती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अगला है आपका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, सबसे जो बड़ी कोशिका है विश्व का वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग आप जानते ही हैं कि आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिल जाएगा आपको ये। तो उसका क्या है? अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है, और लगभग ऐसे कहते हैं कि 24 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे जानकारी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो शुक्राणु है। यदि आप मानव शरीर की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका होगा। ठीक है, क्या होगा? शुक्राणु। और उसमें भी एक बात याद रखना है, ये पुरुष प्रजनन कोशिका है। ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका वो शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये है अंडाणु। यदि आप ह्यूमन की ही बात करेंगे तो ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो पुरुष में, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो महिलाओं में मिलता है वो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, जो आपको ब्रेन में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, जब न्यूरॉन टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है कोशिका के प्रकार। तो मुख्य रूप से कोशिका के जो प्रकार हैं वो बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। आपको हम जब परिचय वाला भाग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे कि जब पहली बार आर.एच. टीकर ने पूरा एक सिद्धांत दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो उसमें उन्होंने 2 अलग अलग वर्ग बनाए थे, और उसी वर्ग को विस्तार करते हुए तो पहला उन्होंने वर्ग जो बनाया था उसमें था ये आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, 2 वर्ग बनाया था। तो ये क्या है? रचना के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया। मतलब उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा उसके बेस पे, किस तरह से रचना हुआ उसके बेस पे ये 2 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। तो सेल का डिवीजन का ये टाइप 2 है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रचना आप जो भी कह लीजिए, फॉर्मेशन कह लीजिए, उसके बेस पे 2 अलग अलग वर्ग है। पहला जो है इसमें प्रोकैरियोटिक में जो पहला पॉइंट है वो है यह एक प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। यह क्या है? प्रारंभिक कोशिका। इसको प्रीमिटिव सेल भी कह देते हैं, प्रीमिटिव सेल। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रीमिटिव सेल कह सकते हैं। इसे सुविकसित कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक में देखिएगा तो इसे क्या कहते हैं? सुविकसित कोशिका कहते हैं। मतलब इसका विकास अच्छे से हुआ, इसका विकास अच्छे से नहीं हुआ। ये एक सामान्य कोशिका जो प्रारंभिक कोशिका बनी थी वो था, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से विकास होकर जो कोशिका बना उसको बोलते हैं सुविकसित कोशिका, जो यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। अगला है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक का अभाव मिलेगा, और कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि केंद्रक होता ही नहीं है, ये भी बात है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है आप देखेंगे, जब आप सेल में देखेंगे तो सेल का जो मस्तिष्क कहलाता है ये आपको सेल के बीच में मिलेगा, तो वो क्या है? केंद्रक होता है। तो इसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक का अभाव मिलेगा आपको, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित या स्पष्ट केंद्रक होता है कह लीजिए। ठीक है, ये होता है। अगला देखिएगा तो इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होता है। क्या? केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो केंद्रक झिल्ली का मतलब जो केंद्रक का जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाला हिस्सा, उसको केंद्रक झिल्ली कह जाते हैं। सब आगे देखिएगा। ठीक है, केंद्रिका अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब आपको उपस्थित मिलेगा, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका। यहाँ पे केंद्रिका कर लीजिएगा, केंद्रिका उपस्थित होता है। इसमें क्या है? राइबोसोम, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक इत्यादि नहीं होते हैं। ये क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, कोशिकांग है।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ORGANNELS ऑर्गेनल्स। इसमें क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको राइबोसोम, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक इत्यादि मिलेंगे आपको। मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? यूकैरियोटिक में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे नहीं मिलेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा? तो आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। अगला है कि इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। किसमें नहीं होता है? तो आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोसिस जो सेल डिवीजन कहलाता है वो नहीं होगा। समसूत्री मतलब समान सूत्रों में विभाजन। आगे फिर से कह रहे हैं कि इसको आपको पढ़ना है, डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें देखने को मिलेगा आपको माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। समसूत्री का मतलब यह है कि समान गुणसूत्रों में डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें नहीं और इसमें मिल जाता है, ठीक है। अगला है का किसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल वाली कोशिका होंगी, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा? एक गुणसूत्र मिलेगा। जो यूकैरियोटिक वाले लोग होंगे उसमें क्या मिलेगा? एक से अधिक गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति क्या होता है? पतला होता है और इसमें मोटा होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो कोशिका भित्ति जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल का जो ये है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाहर एक संरचना पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या? सेल वॉल, ठीक है। जो कहाँ पे मिल जाता है? आपको सेल वॉल मिल जाएगा, कोशिका भित्ति मिल जाएगा कहाँ पे? इस वाले स्ट्रक्चर में। इसको कहते हैं ये सॉरी मिलता तो ये दोनों में है, लेकिन एक में क्या होगा? पतला होगा और एक में मोटा होगा। ये चौड़ाई ज़्यादा होता है, भित्ति मोटी होती है। इस तरह से देख लीजिए कि ये कुछ ऐसा, तो इस तरीके का। और ये ज़्यादातर जो सेल वॉल है, ज़्यादातर क्या जो सेल वॉल जो मिलता है वो आपको प्लांट में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दूसरे में जीवों में मिलते हैं से, लेकिन यहाँ पे प्लांट में मुख्य रूप से बात करिएगा। प्लांट में आपको ये सेलुलोज का बना होता है, जानते ही हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर, इसमें क्या पढ़ना है? वो तो आप डिवीजन देख लेते हैं। इसके अंतर्गत में क्या क्या मिलता है एक सेल में, कोशिका में, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें कहा गया कि अध्ययन की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। वहाँ पे कोशिका का टाइप था, प्रकार था। यहाँ पे कोशिका की आंतरिक संरचना को पूरा पढ़ने के लिए एक 3 वर्ग बनाया गया। मतलब सिंगल सेल को पढ़ने के लिए आपने क्या करा है? 3 अलग अलग वर्ग बनाए हैं। पहला है कोशिका झिल्ली। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मान के लिए कि ये कोशिका है, ठीक है। और इसका जो पहला स्ट्रक्चर है, जो बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर में कुछ छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे? एक मिनट हो जाए, इसको अलग लिखते जाए ना, या फिर यहीं देख लीजिए। इसके अंदर में आपको मिल जाएगा क्या? तो ये एक जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन क्या है? तो ये एक कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। और इसी स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा क्या? एक केंद्रक मिल जाएगा आपको। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये केंद्रक है। तो 3 अलग अलग वर्ग, एक हो गया कोशिका झिल्ली जो ये देखने को मिल रहा है, एक हो गया कोशिका द्रव्य जो आपको डॉटेड ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, और जो इसके अंदर भरा होता है, कोशिका के अंदर भरा होता है, और एक हो गया केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। तो 3 अलग अलग आपको कोशिका का डिवीजन, और इसी के आधार पर हम पूरे भागों को पढ़ लेते हैं, पूरे कोशिका को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए 3 आपका भाग हो गया। एक हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है, और एक हो गया आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। इसी को यहाँ पे भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, सेल साइटोप्लाज्म बनाया हुआ है। ये जो इंग्लिश देख रहे हैं आपको साइटोप्लाज्म बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य को ही कहते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कोशिका एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोशिका जो द्रव्य है, ठीक है, और केंद्रक, देखिए ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। और इसी को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू जीव द्रव्य। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से हुआ है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोशिका के अंदर अलग अलग अंग हैं और उसको क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, कोशिका
अंग। तो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, कोशिका प्लस अंग इक्वल टू कोशिकांग। तो कोशिका को अंग को क्या कह देंगे आप, कोशिकांग कह देंगे। और घटक क्या है, तो अलग अलग संरचना जो उसके अंदर में मिलता है उसको क्या कह देते हैं, कोशिकांग कह देते हैं। और इसी के बारे में आपको पूरा इस चैप्टर में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो डिटेल वही है। जैसे आप राइबोसोम की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, गोल्गी कॉय की बात करते हैं, ये सब जो भी बात करेंगे वो सब क्या है, कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल्स है। और उन सब को मिलाने से क्या निर्माण हुआ है, तो कोशिका का निर्माण हुआ है, ठीक है। जैसे एक ह्यूमंस की बात कर लीजिए, एक ह्यूमंस में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, अभी हाथ, इसका पैर, ये सब क्या है, इसका अंग है, ठीक है। उसी तरीके से कोशिका का भी अंग होता है, इसको कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स बोल देते हैं उसको हम लोग, ठीक है। चलिए आगे, प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग जो कोशिकांग होगा उसका एक अपना कार्य तो होगा ही। अगला है आपका कि क्रिस्टियन डी डवे ने कोशिकांग की खोज की थी। तो एक व्यक्ति हैं क्रिस्टियन डी डवे, और इन्होंने किसका खोज किया था, सेल ऑर्गेनल्स का खोज करा था। क्रिस्टियन डी डवे ने सेल ऑर्गेनल्स की खोज करी थी। अगला जो है आपका पॉइंट वो क्या है आपका, तो पहला सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 ईस्वी में नाल और रस्का नामक एक व्यक्ति ने करा है। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए आया है कि पहली बार जब ये सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया, और उसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है, ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है जिसका खोज किया गया 1940 ईस्वी में। एक व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है नाल और रस्का, ठीक है, नाल और रस्का। यहाँ पे KNUL होता है, डबल L, और इसके बाद रस्का का स्पेलिंग है RUSKA, रस्का। इस तरीके से नाल और रस्का ने पहली बार खोज करा था किसका, 1940 में सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। एक जॉनसन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार खोज करा था किसका, सूक्ष्मदर्शी का। तो वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए आगे देखते हैं। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, यही सब है। कोशिका का संघटक क्या होता है, तो कोशिका जो है उसमें किस किस से मिलकर बना होता है, तो पानी से मिलकर बना होता है। पानी आपको 70 से 90% मिल जाएगा, प्रोटीन 10 से 15% मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3% मिल जाएगा, लिपिड 2% मिल जाएगा। एक होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में वही जो आप DNA RNA जानते हैं, वो सब क्या 5 से 7% आपको देखने को मिल जाएगा कोशिका संघटक में। ये याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान रखना है उसको, ठीक है, भूलना नहीं है उसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया कोशिका झिल्ली। अलग अलग आपको इसको पढ़ना है। 3 जो हम लोग वर्ग बनाए थे कोशिका झिल्ली का, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाए थे हम लोग वर्ग, तो एक बनाए थे कोशिका द्रव्य का, और एक बनाए थे क्या हम लोग, एक बनाए थे केंद्रक का। तो ये 3 अलग अलग वर्गों को समझेंगे हम लोग। पहला जो वर्ग है हमारा क्या है, वो है कोशिका झिल्ली। इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या कहलाता है, ये सबसे बाहरी परत कहलाता है। तो ये जो आप गोलाकार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर का जो ये बाहरी परत है, ये क्या कहला रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन कहला रहा है। क्या, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहला रहा है। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। और उसके बाद क्या है कि ये पतला धागा नुमा, पतली मुलायम व लचीली संरचना होती है। तो ये क्या होगा, एक सॉफ्ट संरचना स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, किसको, कोशिका झिल्ली को। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि इससे कुछ ही पदार्थ बाहर या जा सकता है। तो यदि इसलिए ऐसे को ऐसा कहते हैं क्योंकि इससे कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है, ठीक है। पदार्थ बाहर जा सकता है या फिर अंदर आ सकता है कुछ। तो जैसे मान के चलिए कि एक स्ट्रक्चर है, अब इसमें से किसी को भी आप अंदर नहीं ले सकते हैं। सिलेक्टिव पदार्थ जो कुछ होगा, और इसमें जाता है क्या, तो बेसिकली आप कोशिका में देखिएगा तो पोषक तत्व वगैरह पहुंचता है, ठीक है। श्वसन क्रिया आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो वो सब उसके लिए ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करता है। लेकिन सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं, इसके अंदर कुछ ही चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, और यह एक मिनट, यह जीवित एवं अर्धपारगम्य होता है। उसी को ऐसा कहा गया है कि यह अर्धपारगम्य होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल कहिए या फिर सेमी परमिएबल कहिए, वही बात है। यह प्रोटीन व लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन व लिपिड का बना होता है। प्रोटीन जानते ही हैं। लिपिड जो है एक वर्ग जिसमें वसा की बात करी जाती है, तो उसमें लिपिड कह देते हैं उसको। तो इसमें आपको लिपिड है
और प्रोटीन है इसका बना हुआ देखने को मिलेगा। यह कोशिका को क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका ऑर्गेन्स है कुछ कोशिका का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये है, कुछ और भी ऑर्गेन्स है इस तरीके से, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं और बाहर कुछ हो ही नहीं। तो ये कहेगा हम इधर से घूम के आते हैं, ये कहेगा इधर से घूम के आते हैं। जो भी कोशिका अंग होगा सो द्रव वगैरह इधर उधर टहलते रहेगा। तो कहा गया कि भाई साहब इसको घेरो। तो ये घेरने से क्या होगा कि ये होगा कि एक कोशिका एक शेप में रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर एक शेप में फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, घेरो क्या वो प्राकृतिक रूप से है, पर यह है कि ये घेरा हुआ है तो ये कोई भी इधर उधर भागेगा नहीं, तो एक निश्चित आकार आपको दिखाई देता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका इसके बारे में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जब प्लांट की बात करते हैं आप लोग तो प्लांट में आप में देखने को मिल जाएगा क्या, कोशिका भित्ति देखने को मिल जाएगा। किसमें, प्लांट में। तो इसलिए यहाँ पे बात की जाती है कोशिका भित्ति के। ठीक है, कि वहाँ पे कोशिका भित्ति प्लांट में है। आप कवक में भी देखे थे कि वहाँ पे भी क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति मिल रहा है, लेकिन वो काइटिन का बना हुआ है। यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का। तो पहले देखिएगा कि यह पादप कोशिका की सबसे बड़ी बाहरी परत है। देखिए ह्यूमन जो सेल है और जो प्लांट का सेल है, ह्यूमन सेल कहिए फिर आप एनिमल सेल कहिए, उसमें और प्लांट के सेल में दोनों में अंतर होता है। तो प्लांट के सेल में क्या होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है। प्लांट के सेल में आपको देखिए, प्लांट के सेल में एक स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिल रहा है और उसका एक बाहरी स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो आंतरिक स्ट्रक्चर है इसको कोशिका झिल्ली कह देते हैं। क्या, कोशिका झिल्ली। और जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, जो आंतरिक स्ट्रक्चर इसके लिए एक शब्द आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या, सेल मेम्ब्रेन। और जो बाहरी स्ट्रक्चर इसको ले आता है सेल वॉल। तो दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का। ठीक है, लेकिन जब ये एनिमल का देखेंगे, जंतु में देखेंगे, जिसमें ह्यूमन भी आता है, हम लोग भी जानवर ही हैं बेसिकली। ठीक है, जो लोग कहते होंगे आपको मजाक में वो सही ही कहते हैं। चलिए, तो ये क्या है आपका, ये आपका ह्यूमन, ये एनिमल सेल हो गया। अब एनिमल सेल में सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिखता है, इसके बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक अंतर ये, एक जो ये बना होता है सेल वॉल जो बना हुआ है उससे बना हुआ था सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, और जो आप कवक के बारे में जो पहली वाले चैप्टर में पढ़े थे, जब फंगाई का वर्गीकरण हम पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें बताते थे कि वो क्या होता है, काइटिन का बना होता है। कवक जो है वो काइटिन का, उसका जो सेल वॉल है काइटिन का बना होता है। सब ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया, ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है। ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। ठीक है, ठीक है, जब झिल्ली के बाहर का परत है तो झिल्ली की रक्षा करेगा ही, उसमें क्या है। यह सेलुलोज की बनी होती है। अगला, यह कठोर व निर्जीव होती है। तो ये भी कह रहा है कि ये कठोर व क्या होगा, निर्जीव होगा। यह पारगम्य होता है। ठीक है, क्या होगा, पारगम्य होगा, मतलब इसमें से कुछ आ जा सकता है। और दूसरा है आपका कि यह क्या है, पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का काम करता है। मतलब झिल्ली भी करता है, लेकिन झिल्ली के अलावा भी ये रहता है, तो थोड़ा एक और अच्छा एक ठोस शेप आपको देखने को मिल जाता है इसके कारण से, कोशिका भित्ति के कारण से। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कोशिका द्रव। हुआ क्या है, किस बच्चे ने गलती से भी इस पेज में यहाँ पे कोशिका द्रव के बारे में नहीं लिखा है, पता नहीं कैसे किया। तो इसके बारे में हमने क्या किया है, इसके मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ कि इसके बारे में अगले पेज पर है। तो पहले कोशिका द्रव को हम अगले पेज से पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा हुआ है। बेसिकली कोशिका द्रव में भी अलग अलग आपको कोशिकांग मिल जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ा दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, कोशिका द्रव का डिटेल नहीं लिखा, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया से लिखने हैं, कोशिकांग के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। चलिए देख लेते हैं आगे, हम एक पॉइंट देख लेते हैं, मतलब पेज पे पहले, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फिर से। तो कोशिका द्रव क्या होता है, तो यह कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का क्या होता है, बीच होता है। ठीक है, बीच का क्या मिलेगा आपको, एक संरचना भाग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। तो यह कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का क्या होता है, भाग होता है। यह गाढ़ा एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो आपको पहले बता चुके हैं हम आपको, किस तरीके का एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये हो गया कोशिका, और इसके अंदर में आप जो लिक्विड फॉर्म भर देंगे इस तरीके से, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, से इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपको साइटोप्लाज्म। क्या,
साइटोप्लाज्म कह लेते हैं कोशिका द्रव्य को, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो ये एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है और यह कोशिका को क्या करता है, सूखने से बचाता है। ये कुछ वैसा समझिए कि आपने सूती कपड़ा लिया है, उसको पानी में भिगोया है और उसमें क्या है, बार बार उसको पानी में भिगोते जा रहा है ताकि वो सूखे ना। तो क्या करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। इसमें खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या मिल जाएगा, तो खनिज, लवण, प्रोटीन व वसा देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें अनेक कोशिकांग होते हैं जो निम्न प्रकार हैं, ठीक है। इसमें अनेक कोशिकांग होता है। कोशिकांग का मतलब जानते हैं आप, बताए हैं आपको हम कि कोशिका में अलग अलग अंग होंगे। जैसे ह्यूमंस की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग अंग होता है, इसमें भी क्या होगा, कोशिका में अलग अलग अंग होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे राइबोसोम हो गया, ठीक है, उसका लाइसोसोम हो गया, ये आपका केंद्रक, तो ये अलग से ही है, भाग है बेसिकली। फिर उसके बाद गोल्जी काय हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर में बना हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वैक्यूल्स हो जाएगा। इस तरीके का जो आपका क्या है, केंद्र, ये कोशिकांग होता है, तो उसको पढ़ना है इसमें आपको। तो वो पहला जो वहाँ इस पहले पेज पे जो हम छोड़ के आए थे उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी के बारे में वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। एक काम करते हैं हम लोग, इसके बारे में जो अलग से जो पूरा कोशिकांग है उसके बारे में पार्ट 2 वीडियो बना लेते हैं और पार्ट 2 में आपको करवा देंगे उसको, ठीक है। तो पार्ट 2 वाले में हम इसको कवर अप कर लेते हैं। चलिए सेकेंड वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।